वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी सिमिलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक से। और अगर किसी बच्चे को ये सही तरीके से ना समझ आ रही हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक देख लें, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले बात करते हैं सिंपल फ्लक्स की, कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक एरिया है और ऐसा ही एक और एरिया है मेरे पास, और सपोज कर लेते हैं कि इसमें से मेरे पास दो लाइंस पास हो रही हैं जबकि इसमें से मेरे पास तीन लाइंस पास हो रही हैं, तो इस वाली बॉडी का जो फ्लक्स है वो ग्रेटर होगा इस वाले के फ्लक्स से। ये है सिंपल मेरे पास क्या, कि फ्लक्स क्या होता है। अब अगर मैं इसको सिर्फ इतना कह दूं कि फॉर एग्जांपल ये लाइंस जो थी ये मैग्नेटिक लाइंस थी, यानी कि एक मैग्नेट की वजह से बन रही थी, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं बता रहा। कि मैग्नेटिक लाइंस अगर किसी एरिया में से पास हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये फ्लक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रॉपर डेफिनेशन पे। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ी हुई है, वेक्टर एरिया हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर एरिया हमारे पास होता है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड equal to area and direction perpendicular to that area। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जो कि 2 बाय 2 का एरिया है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा मेरे पास वो ये होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा मेरे पास 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 कर लूंगा तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द एरिया है। इसके मुकाबले में अगर ऐसे करके कोई एरिया बना होता, ठीक है, तो इसका वेक्टर एरिया इस तरह का होता, और जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ही बड़ा वेक्टर एरिया होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका जो यूनिट है हमारे पास वो है वेबर, और उसको हम प्रेजेंट करते हैं फाई के सिंबल से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली किसके इक्वल हो गया, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। या अगर इसे मैं ओपन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बी ए कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम तब होगा कि जब एंगल बिटवीन बी और वेक्टर एरिया जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कब होगा हमारे पास, कि जब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलरली पड़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू लाइंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये सरफेस है और ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है, तो इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो होगा ये वेक्टर एरिया, जो कि पर्पल लाइन से शो हो रहा है, और
मैग्नेटिक फील्ड जो कि ब्लू लाइन से शो हो रही हैं, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अगर ये एंगल 0 होगा तो फ्लक्स मेरे पास हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा बी ए। तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर मैं मिनिमम फ्लक्स की बात करूं तो मिनिमम फ्लक्स होगा मेरे पास जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वेक्टर एरिया होगा मेरे पास 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा बी ए कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0। और अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये देखें, अगर सरफेस ऐसे पड़ी हुई है तो इस सरफेस का वेक्टर एरिया किस तरफ जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से जा रही हैं? इस तरह से। तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो मेरे पास वेक्टर एरिया है, उसके बीच में एंगल कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है तो हम देख भी सकते हैं कि किसी किस्म का कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। और अगर इसके अलावा कोई एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर सरफेस ऐसे करके पड़ी हुई है, तो इसका वेक्टर एरिया होगा इस तरह से। फ्लक्स पास हो रहा होगा इसमें इस तरह से, और फ्लक्स और ये आपस में एक एंगल बना रहे होंगे थीटा, और हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहां पर मैं अगेन लिख देता हूं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है? जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री होता है। मिनिमम कब होता है? जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है। और अदर एंगल्स के लिए क्या होता है हमारे पास? जब हमारे पास थीटा बिटवीन 0 और 90 हो, तो उसके लिए हमारे पास बी ए कॉस थीटा होता है। ये करने के बाद अब जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सरफेस एरिया का, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पर कंपैरिजन लिख देता हूं बिटवीन वेक्टर एरिया वाले कॉन्सेप्ट का और सरफेस एरिया वाले कॉन्सेप्ट का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि ये एक सरफेस पड़ी हुई है और ये एक सरफेस पड़ी हुई है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि यहां पर भी इसी तरह सरफेस पड़ी हुई है और इस तरह से एक सरफेस पड़ी हुई है। अब अगर इसमें मैं देखूं तो इसका वेक्टर एरिया ये बन रहा है और इसका वेक्टर एरिया ये बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चारों सिनेरियोस में इसी तरह पास हो रही हैं। अब अगर स्टूडेंट्स आप पहले सिनेरियो को देखें जो कि हमारे पास लेफ्ट टॉप पे है, तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं इस वाली इमेज को देखूं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सरफेस जो कि वाइट से शो हुई हुई है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। देखें सरफेस इस तरह पड़ी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह करके जा रही है। इसके मुकाबले में अगर मैं नीचे वाली डायग्राम देखूं तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। जबकि अगर मैं सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखूं तो वो है 0 डिग्री। देखें सरफेस भी ऐसे पड़ी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे करके जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 होता है तो सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है। तो वेक्टर एरिया का फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब एंगल 0 डिग्री होगा।
और सरफेस एरिया का कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, और वाइस वर्सा। यही वजह है स्टूडेंट्स के हम अगर वेक्टर एरिया का जिक्र किया हो पेपर में तो हम इक्वेशन को ऐसे लेते हैं कि बी ए कॉस ऑफ थीटा, जो कि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन भी है। लेकिन अगर कहीं कहीं पे भी आपको सवाल में सरफेस एरिया की बात की हो तो आप लोगों ने इसको बी ए कॉस थीटा नहीं बल्कि बी ए साइन थीटा लेना है। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के पास फ्लक्स की बात विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया। यहां पर हमारा टॉपिक एंड होता है, लेकिन इस टॉपिक में एक छोटी सी और बात भी है, और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का लफ्ज मैं पहले भी ले चुका हूं, लेकिन अब आपको समझ आएगी कि इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते क्यों हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास बी और ए के इक्वल जो फ्लक्स था। अगर मैं इसमें से बी निकालना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा फ्लक्स ओवर एरिया। ठीक है, ये है मेरे पास फ्लक्स और ये है मेरे पास एरिया। समथिंग ओवर एरिया इज कॉल्ड एज डेंसिटी। क्योंकि यहां पर हमारे पास फ्लक्स ओवर एरिया है तो इसको कह देंगे फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल है? फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर कहीं आप लोगों से पूछा जाए कि फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी वजह से बी का जो यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। ऐसा यूनिट मैंने क्या बताया था आप लोगों को? टेस्ला। सीजीएस यूनिट आप लोगों को मैंने बताया था गॉस, और एक और यूनिट है इसका, वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा सवाल भी आ गया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो अगेन वो क्या है? टेस्ला ही है। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक खत्म हो गया। मैं आप लोगों को फिर रिमाइंड करता चलूँ कि जिसको ये इस टॉपिक का इतना अच्छा आइडिया नहीं हुआ वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को ज़्यादा दोबारा से देख ले, तो आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र था और इधर मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र है।